क्या अडल्ट मूवीज रिलेशन पे फर्क डालती हैं? हाँ, दो तरीके से। एक पार्टनर एक्सेसिव पोर्न देखता है तो ये मैरिज खराब ही करे। क्लास में जब हमारा चैप्टर आता था 7th क्लास में, तो कहते थे इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्किप कर दो। तो आपने इसमें करियर बनाने का कैसे सोचा? जो फील्ड मैंने चूज किया था वो था कपल काउंसलिंग। जैसे मेल्स होते हैं, उनकी डिजायर होती है कि ऐसे करो या ओरल्स करो। जो फीमेल्स है वो कंफर्टेबल होती है इसमें। आप ओरल्स तब मांगो जब आप भी दे सकते हो। क्या पीरियड्स में सेक्स करना चाहिए? हाँ, अगर आप मुझे बोल रहे थे 15 बच्चे आज 2 भी नहीं हो पा रहे हैं लोग के IVF सेंटर्स पे भीड़ दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। क्यों भाभीियों को गलत नजर से देखा जाता है कि भाई लस्ट, आप 30 के बाद शादियां करोगे तो स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी कहाँ रह जाएगी? क्या सही एज क्या है शादी की? महिला को अपना बच्चा कर लेना चाहिए बिफोर 32। ऐसा भी अपने पति को मत दो जिसमें आप डेड बॉडी की तरह लेती हो। एक और जो चीज देखी है मैंने, लेडीज जो होती है ना, अगर वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो वो एक बैरियर आ जाता है, दुनिया क्या कहे। फीमेल्स के ऐसे केसेस भी हैं कि जिम वाले के साथ भाग गए। अरे उस जिम वाले ने ध्यान दिया होगा ना। अगर आप मतलब इंटीमेट हो रहे हैं तो मेल्स को क्या पॉइंट ध्यान रखने चाहिए? अगर तुम उससे रेगुलर मांगोगे तो एज अ रिवेंज तुमसे फाइनेंस मांगे। तो अगर आप चाहते हैं कि महिला सेटिस्फाई हो, सिर्फ खोला, कपड़े उतारे, घुसाया, निकाला इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। इट इज। जय माता दी। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही एक, अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत ही एक अलग गेस्ट को इनवाइट किया है। आपने अभी तक मेरे इतने पॉडकास्ट हो रखे हैं, बट उनका ये ऐसा पॉडकास्ट आपने नहीं देखा होगा मेरे चैनल पर। रिलेशंस बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं। क्या रीजंस होते हैं? सेक्स लाइफ भी कहीं ना कहीं, फिजिकल लाइफ भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक मैरिज में, एक रिलेशन में। तो मुझे लगा कि एक रिलेशनशिप काउंसलर या अगर एक कहूँ मैं सेक्सोलॉजिस्ट जो बहुत नामी है, आप सबने उनको कहीं ना कहीं देखा होगा, क्यों ना उनको इनवाइट किया जाए, इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल में बात की जाए, थोड़ा सा बताया जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ एक इंसान फिजिकल लाइफ को लेके बहुत लीनियंट हो जाता है, बहुत हल्के में ले लेता है, बट वो कितना मेजर रोल प्ले कर रही है। तो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज ना करते हुए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करती हूँ। माफ़ करिएगा अगर आपको कुछ बुरा लगे इस पॉडकास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट डॉक्टर नेहा के साथ। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू ममता जी। कैसे हैं डॉक्टर नेहा? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने हमेशा डिफेंस, स्पिरिचुअल, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले, बिकॉज खुल के कोई बात ही नहीं करता है इन सब के बारे में। आपने कैसा ये करियर स्टार्ट किया है? सेक्सुअल कंसल्टेशन आपने कैसे स्टार्ट किया? कैसे, मतलब बिकॉज लड़की के लिए थोड़ा सा वो होता है, क्लास में ही नहीं पढ़ाया जाता था। मेन बात तो ये है, क्लास में जब हमारा चैप्टर आता था 7th क्लास में, तो कहते थे इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्किप कर दो। एग्जैक्टली। तो आपने इसमें करियर बनाने का कैसे सोचा? देखो, 2 चीज़ें हैं जिसने मुझे कहीं ना कहीं इसकी तरफ लेके गया। सबसे पहले तो जब मैं अपनी साइकोलॉजी की डिग्री कर रही थी तो उसमें है कि आपको पहले अपना बैचलर्स करना है साइकोलॉजी ऑनर्स में, फिर मास्टर्स करना है। मास्टर्स करने के बाद आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, ठीक है, कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, किस पर्टिकुलर फील्ड आपको पसंद है। जैसे अब मल्टीपल करियर्स हैं, है ना। आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट लेना चाहते हो, क्लिनिकल लेना चाहते हो, काउंसलिंग में जाना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो साइकोलॉजी की, आप चाइल्ड में जाना चाहते हो, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। तो मल्टीपल फील्ड्स, और यहाँ के बाद आपको अपनी पोस्ट एजुकेशन सेलेक्ट करनी होती है। तो जब मैंने अपनी पोस्ट एजुकेशन सेलेक्ट करनी थी, उससे पहले मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करी, जो कि एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे काम करके आपको समझ में आने लगता है कि किस तरीके के पेशेंट से आप अलाइन कर रहे हो। ठीक है, आपको हर फील्ड में कुछ कुछ समय दिया जाएगा, आपको इसमें भी बिठाया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में बिठाया जाएगा। इससे बेसिकली डॉक्टर्स के साथ होता है कि आप MBBS में 5 साल हर जगह बैठ रहे हो, फिर आपको समझ में आता है मुझे कहाँ अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब मैंने वैसे पेशेंट्स देखने शुरू किए, मुझे लगा यार इस तरीके की बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं बेसिकली जहाँ से जो फील्ड मैंने चूज किया था वो था कपल काउंसलिंग। ओके, ठीक है। अब कपल काउंसलिंग भी इंडिया में टबू है, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो जाए या आपकी हो जाए तो पहली चीज जो दिमाग में ये आती है कि बात किससे करें, सॉल्यूशन क्या है ना।
फिर या तो पति अपने किसी दोस्त से पूछेगा या फिर मम्मी से बात कर लेगा या पापा से कर लेगा, और मेरे को लगता है उन सब की ओपिनियन बहुत बायस्ड होती है ना। अब अपनी मम्मी से बोलेगा तो ये बोलेगा वो तो है ही ऐसी, मैं तो तेरे को पहले बताया था, है ना भाई, तू समझ अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, सबको प्यारा लगता है ना। यही अपने दोस्त से पूछेगा तो उसने फिर ऊटपटांग की बातें करनी है, ठीक है। दूसरा ये समझ में आता है कि मैं दोस्त से बोलूंगा तो मेरे सीक्रेट बाहर जाएंगे, ठीक है। हर किसी को प्राइवेसी चाहिए इस रिलेशनशिप में। सोचो उससे ज्यादा प्राइवेसी बेड लाइफ की है ना। तो अगर आपको बेड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन आए आपके अंदर, तो हिम्मत ही नहीं है आप दोस्त से बात करो। और अगर आप दोस्त से, माँ बाप, इन सब से तो वैसे भी नहीं कर सकते हो, और अगर आप करो तो आपको क्या गारंटी है कि वो दोस्त आपकी उड़ाएगा नहीं और आपको सही बताएगा। वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना, उससे पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कपल काउंसलिंग ही लोग नहीं समझ रहे, उसको लोग वैल्यू ही नहीं देते। कोई प्रोफेशनल अगर आपको ये समझा भी रहा है कि ये देखो आपका वाइफ का नेचर इस वजह से है, आपको उसको इतना टाइम देना है या ऐसे करना है, ये फाइट इस वजह से, तो उनको लगता है बाहर वाला क्या बताएगा, शादी तो हम दोनों की है, ये क्या जाने ये तो पैसे बना रही है। बिल्कुल, है ना। अगर आपने वो सीरीज देखी है फैमिली मैन करके, अगर हम देखिए स्टार्टिंग में देखा है, तो वो एक काउंसलर है ना, उसके साथ उसकी वाइफ जाती है, तो वो कहता है भाई ये क्या बताएगा, 5,000 रुपए ले लिए इसने फॉर्म भरने के, अलग पैसे लिए। हम ऐसे ही काम करते हैं, एंड वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो होगा क्योंकि आप गैप क्रिएट करोगे तो वो गैप कहीं ना कहीं तो निकलेगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, मैं यही बोलती हूँ कि तुमने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, कोई बाहर गया। ऐसे तो ना आउट ऑफ द ब्लू मुझे कोई बंदा पसंद आया और उसने बोला बाहर में जाए सारा परिवार, मैं वहां चली जाऊंगी या वहां चला जाऊंगा। कुछ तो कमियां आप छोड़ रहे होगे, या फिर उस इंसान की पर्सनालिटी वैसी है और वो आपको 3-4 साल शादी के बाद पता ही चल जाता है कि यार ये फ्लर्टी किस्म का इंसान है या ये औरत है, तो आपको दिखता है। आप ऑन द स्पॉट किसी को नहीं बोल सकते कि इसने मेरे साथ चीटिंग करी, आंखें खुली हैं आप, बिल्कुल उन चीजों पे काम नहीं करते और फिर दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। तो कपल काउंसलिंग एक ऐसा फील्ड था जिसके बारे में इंडिया के बाहर खूब डिस्कशंस हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कोई डिस्कशंस नहीं है। आज भी कोई डाइवोर्स लेता है तो उसे ब्लेम किया जाता है कि ये निभाना नहीं चाहता है, उसे जज किया जाता है। लेकिन क्या वो डाइवोर्स इतना जरूरी हो जाता है? कोई जानबूझ के क्यों चक्रों में पड़ना चाहेगा? कोर्ट केस ये वो, कुछ ना कुछ बहुत ही ऐसा होगा जो अटक रहा होगा, फिर भी आप उसे जज करते हो। उसकी दूसरी शादी हो जाए उसके लिए आपको लगता है हाँ ये तो अब दूसरी कर रही है या दूसरा कर रहा है ना। वो अकेला घूमे या जॉब करने लगे तो भी आप जज करते हो कि इसको तो आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, पैसा कमाना है। हाँ, तो क्यों हम जो सबसे जरूरी बेस है दैट शादी, जिसपे आप इतनी सेलिब्रेशन करते हो, उसको ठीक करने के लिए एफर्ट नहीं दे सकते? लव मैरिज ज्यादा टिकती है या अरेंज मैरिज? आपके पास कैसे ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। लव मैरिज में ना लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लेकिन अब पहचानने से ये होता है कि आपका कंफर्ट लेवल तो हो जाता है, बट कंफर्ट लेवल में आप कुछ भी करते हो। मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ तो हो सकता है मैं हर छोटी छोटी चीजें आपके सामने करने लगूं। अब आप वो कंफर्ट को डाइजेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, हमारी लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। अरेंज में क्या आप कुछ भी करने से पहले सोचते हो कि अगला क्या सोचेगा, मेरा हस्बैंड ऐसे तो फील नहीं करेगा, मेरी मम्मी तक या सास तक बात तो नहीं चली जाएगी, अरे बाहर तो नहीं निकल जाएगी, तो आप थोड़ा सा गैप लगाते हो, ठीक है। इसलिए वो लड़ाइयाँ थोड़ी देर रुक के आती हैं, बट आएंगी जरूर, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादा टिकती है या वो ज्यादा टिकती है। बात ये आप और आपका पार्टनर किस किस्म के इंसान है। इन दोनों में से ज्यादा अगर देखा जाए सेक्स लाइफ किनकी बेटर होती है? बिकॉज लव मैरिज में आजकल जैसे है कि पहले ही हो चुके होती है, इंटीमेसी हो चुकी होती है, बिल्कुल बहुत ही रेयर केसेस होंगे। एंड अरेंज मैरिजेस में फिर भी है कि ओके शादी के बाद होगा, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन की वजह से बाद में तो दिक्कत नहीं है कि शादी के बाद वो लग रहा है कि ओके ये तो यूज्ड टू है, ऐसे कर लिया। एंड अरेंज मैरिज में वो थोड़ी एक्साइटमेंट की वजह से लंबा रहता है। हाँ, इनिशियल लेवल्स पे अगर बात की जाए तो लव मैरिज की ऑब्वियसली सेक्स लाइफ ज्यादा बेटर है। आप एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हो, आप एक दूसरे के साथ खुले हुए हो, तो अगर आपको अपनी फैंटेसीज डिस्कस करनी है ना, मुझे इस तरीके से करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अरेंज मैरिज सेटअप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आपका पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपको वैसे नहीं पसंद है या आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो उस बारे में सुनने की कैपेसिटी या एक्सेप्टेंस थोड़ी कम होने लग जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अच्छी सेक्स लाइफ के बारे में बात करते हैं और अच्छे तरीके से करने की बात करते हैं तो लव मैरिज में अच्छी इंटीमेसी लाइफ के स्कोप ज्यादा रहते हैं। हेजिटेशन अरेंज मैरिजेस में जो होती है, हाँ, मतलब
लेडीज खासकर होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं करती हैं, उनको कितना चाहिए, क्या चाहिए, या उनको पेन हो रहा है, हाँ। या वो चाहती है कि आप यहाँ पे किस करो, बट उनको लग रहा है कि अगर मैंने बता दिया तो ये सोचेगा ये तो एक्सपर्ट है। हाँ, ये तो एक्सपर्ट है बिल्कुल। तो ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? बहुत बहुत जहाँ फीमेल्स मेरे को एक्चुअली पूछती है कि मैंने पहले किया हुआ है, मैं ऐसा कितना बोलूं और क्या करूं कि उसे पता ना चले। प्रेशर है ना, ठीक है, कि नहीं पता चले, या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उसे ऐसा लगने लगेगा। शादी के बाद भी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो ये कहती है कि अब मुझे ना मेरे पार्टनर से वो फीलिंग नहीं आती है, या वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने अपनी सास से डिस्कस किया तो मेरी सास कहती है जो है वो यही है। एक तो वो हिम्मत करके बोल रही है, उसके बाद उसे ये बोला जा रहा है कि अब जो है यही है, या हम तुम्हारे ससुर जी ने तो मेरे साथ कभी किया ही नहीं है, या बहुत ही कम करते थे, ये कुछ मांगने वाली चीज नहीं है। बट उनके जैसे अगर देखा जाए, बिकॉज अभी हम जैसे हम 90s है, हमने सेम वो देखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज आया कि चलो फोर प्ले वगैरह आ गया। हाँ। उस टाइम पे तो वो था ही नहीं। ऐसा नहीं है, करने वाले कर रहे थे। एंड वो सेक्स लाइफ उनकी मतलब हैरान होती थी मैं देख के कि उनके 15-15 बच्चे हो रहे हैं एंड खुश है वो। तो ये कैसे चेंज? आजकल बहुत जल्दी मन भर जाता है कि ओके, बहुत डीप क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको ऐसे समझेंगे कि पहले बोलते हैं 15-15 बच्चे और ये, तब ऐसे में अगर हम संतुष्टि या सेक्स लाइफ की बात करें तो वो संतुष्टि नहीं थी। ओके, ठीक है, और तब संतुष्टि के पैमाने सेक्स से थे भी नहीं। ठीक है, तब महिला गिवर थी और पुरुष ने रिसीव करना था। ठीक है, उसको मिलना था और ये होना था। तब उनके सुख के पैमाने ये होते थे, तब तो कहाँ गोल्ड की रिंग्स और बर्थडे पे आपको ये मिल रहा है, ये सब तो वो बोलते थे हमें शादी पे ही सोना मिल जाए बड़ी बात है ना। अब तो हर एनिवर्सरी पे गोल्ड सूख जा रहे हैं और ये तब ये सब कहाँ चीजें थी, गिफ्ट हो रहा है और ये सब। तब कन्वर्सेशन लिमिटेड, पति पास ही तब आता था जब या तो सेक्स हो रहा है, आप साथ में सोते नहीं हो, इतने बच्चे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उस जमाने में ज्यादा बच्चे होने का उनको ना कॉन्ट्रासेप्शंस पता था, ना टाइप ऑफ प्ले पता था, कुछ भी नहीं पता था, उनको सिर्फ पता था सेक्स। तो वो होता था, उसमें सेटिस्फेक्शन थी या नहीं थी। और तब क्या सुख, आप मेरे को सुख की बात कर रहे हो, ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने रोज पति से पिटाई खाई है, लेकिन फिर भी उस शादी में उनके बच्चे आ जाके बोलते हैं कि हम ट्रॉमेटाइज्ड हैं, है ना। हमारी नानियां दादियां कितना भी पिटी हो, कितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल हुए हो उनके पतियों के, मजाले छोड़ के गई हो, है ना, क्योंकि तब सुखी का पैमाना पति से सेटिस्फेक्शन था ही नहीं। तब ये था कि हमें निकाले ना, हमें जलाए ना, हमारे पेरेंट्स तक कोई बात ना पहुंचे, और बस दबाया जाता था। हाँ, तब जॉब और ये सब पर्सपेक्टिव थे ही नहीं। ठीक है, और जैसे अब हमें समझ में आता है फीमेल इंडिपेंडेंट है, वो अपने प्लेजर्स के लिए, अपनी सुख के लिए, अपने दुख के लिए बोल रही हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये तो कोई नया चैप्टर ऑफ एजुकेशन है। फोर्थ प्ले तब भी था, अब भी है, और जो उसको वक्त देते थे वो तब भी अच्छे से करते थे। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते कि अब बच्चे कम हो रहे हैं और ये, अब तुम्हारी चॉइसेस ही अलग हैं। ठीक है, पहले यार 3 चीजें खाने की होती थी, वही रोटी, वही सब कुछ, सुखी थे ना लोग। पिज्जा सुना था हमारे 90s में, कभी पिज्जा सुना था? नहीं था ना। अब हम कल ही बात कर रहे थे, कहाँ पिज्जा और बर्गर होते थे। अब तो डोमिनोज डिलीवरी 2000s में आने लगी है, उससे पहले तो ये सब था ही नहीं। तब भी खुश थे हम लोग। हमारे पेरेंट्स हमें, हमारी कोई हमने पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए तो बाहर खाने ले जाते थे। अब तो बच्चों का मन करता है हर दूसरे समय, वो बाहर का तो यूज हो गए। हाँ, तो प्लेजर्स, चाहे वो भूख का है, प्यास का है, टेस्ट का है, बढ़ तो रहा है, लेकिन हम सुखी हैं। एंड शायद कहीं ना कहीं ये जो है आजकल डिवोर्स का एक फैक्टर बन गया है। डिवोर्स का फैक्टर है। आप मुझे बोल रहे थे 15 बच्चे, आजकल 2 भी नहीं हो पा रहे हैं लोगों के, 1 भी नहीं हो पा रहा है। IVF सेंटर्स पे भीड़ दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। आदमी को बोलता है करियर ऑप्शन, तो डॉक्टर की फील्ड में बोलता है IVF स्पेशलिस्ट बन जाओ, बहुत पैसा है। क्यों जा रहे हैं IVF की तरफ? मतलब लाइफस्टाइल्स अच्छे नहीं है, आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, कैमरास, लैपटॉप्स के आगे बैठते हो तो रेडिएशन हार्मफुल है। ठीक है, आपका पूरा दिन बैठे बैठे निकलता है। एक बहुत पर्टिकुलर बायोलॉजिकल क्लॉक के बाद शादी कर रहे हो, जो एक पीक एज ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। आप 30 के बाद शादियां करोगे तो स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी कहाँ रह जाएगी? पहले के जमाने में सुना था एग फ्रीज करा लो, महिलाएं एग फ्रीज करा रही हैं। एड्स चल रही हैं फेसबुक पे जो बोलती हैं अगर आप अपनी शादी के लिए श्योर नहीं हो तो आज ही अपने एग फ्रीज कर लो। और रुझान कितने हैं उनकी तरफ, इनकी मार्केट्स ऐसे बढ़ रही हैं,
बहुत बुरी। एक भी IVF सेंटर का डॉक्टर है आज भी वो देख देख के थकता नहीं है कि कितने पेशेंट्स हैं मेरे। क्या सही एज क्या है शादी की? देखो, अगर हम रिप्रोडक्टिव या बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चले तो एक महिला को अपना बच्चा कर लेना चाहिए बिफोर 32। ठीक है, उसके बाद फिर परेशान वाली सिचुएशन है अगर वो मेडिकली ठीक है तो। ठीक है, अगर वो ओवरवेट है, PCOS है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर पेल्विक एरिया बहुत छोटा या बहुत ब्रॉड है, जिसकी कई महिलाएं बहुत पतली होती है 30-40 किलो की, कई बहुत ब्रॉड होती है 60-40, तो पेल्विक एरिया बहुत ब्रॉड या बहुत स्क्वीज्ड है, मेटर्नल फैमिली में कोई इश्यूज हैं, जैसे मदर को फ्रीक्वेंट शुगर रहा है, हेमी एक्यूट इलनेस रही है, ऐसी सिचुएशन में बिफोर 30 इज द राइट टाइम टू रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद वही बात है कि आपकी बॉडी में कुछ अलग हो गया और बीइंग अ मेल बिफोर 35 इज द राइट एज टू हैव अ चाइल्ड। उसके बाद आपके और आपके बच्चे का एज गैप बहुत बढ़ जाता है। पूरा जनरेशन गैप है। जब आपका बच्चा बड़ा होगा आप एक्चुअली बहुत एज हो चुकी होगी, है ना। तो आप आज मैं और मेरी मदर बहुत कम एज गैप है ना, तो मेरी मम्मी को सब बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल फ्रेंड लगती हैं, ये बहुत छोटी बहन लगती है। हाँ, हम ये कॉम्प्लीमेंट बहुत सुनते हैं। हाँ, yes. तो क्यों? क्योंकि एज गैप्स कम थे। हाँ. आज मेरा जो मन होता है मैं शेयर कर पाती हूँ। ये मेरी मदर 30-45 होंगी और बहुत बड़ी, तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं यार, एक पूरा लैग आ गया। हाँ, क्योंकि अगर आप 30-35 में कर रहे हो तो आपकी मदर 60 या 65 ऐसे है ना, वो पोते खिला सकती ना वो आपका बैलेंस कर सकती। है ना। और फिर हम उन्हें बोलें कि वो अपने लिए एंजॉय भी ना करें, है ना। अब जैसे बधाई दो में दे हैव किड, ऐसी मूवीज हैं जिसमें फीमेल 40-45 में दूसरी शादी कर रही हैं, या कुछ क्यों नहीं करें। जब आप एज अ कपल प्रोग्रेस कर रहे हो तो एज अ फीमेल वो क्यों नहीं प्रोग्रेस करेगी। आदमी 35 में शादी करे, 40 में करे, उसको बोलते कोई बात नहीं, औरत क्यों नहीं कर सकती। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की, आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। एक और जो चीज़ देखी है मैंने कि लेडीज जो होती है ना, वो थोड़ा सा होता है कि इनकेस अगर वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, लाइक कर रही हैं, कुछ भी हैं, तो वो एक बैरियर आ जाता है कि नहीं दुनिया क्या कहेगी, आपके हस्बैंड है उनको ये वही अगर हस्बैंड कर रहा है तो वो कर भी आएंगे, कुछ भी है, उसके बाद भी वाइफ माफ कर देंगे, ठीक है। जैसे एनिमल मूवी में देखा, अगर वो उसको मारती है थप्पड़, वो लास्ट में ठीक है, देखते हैं हम ये। तो ये चीज क्यों है? गलत है ये भी। देखो, पहले तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स गलत है, ठीक है। फिर भी अगर कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरे इमोशंस को सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, जेन्युइनली मुझ में इंक्लाइंड है, तो अगर मैं अट्रैक्ट हूँ तो मेरे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन चीजों पे काम करे, ठीक है। अब क्यों भाभीियों को गलत नजर से देखा जाता है ना, कि भाई लस्ट का वो रीजन माना जाता है ना, कि भाई ये तो ऐसे है। सालियों को लस्ट का रीजन माना जाता है कि अरे यार ये तो आधी घर वाली है और कुछ भी कर लो, मना नहीं करी, नहीं समझ में आता।
एक्स्ट्रा मैरिटल्स पहले तो जानते हैं होते क्यों हैं, फिर इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले महिलाओं के केस में अगर हम बात की जाए इस पर्सपेक्टिव से, बहुत सारी महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल तब करती हैं जब वो खोखली होती हैं। मैंने एक बहुत अच्छी रील बनाई थी, बहुत वायरल हुई थी, मैं उसको आज यहाँ बोलती हूँ। अपनी महिला को ना बाहर की नजरों से बचाने से पहले घर के अकेलेपन से बचाओ। ठीक है, कि तू बाहर निकलेगी, कोई आदमी तुझे देख लेगा। कई पुरुष अपनी महिला को बाहर इसलिए नहीं भेजते क्योंकि तू तो ठीक है, लेकिन तुम जिन फ्रेंड्स के साथ जा रही हो पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, उसकी नजर कैसी है। तू तो ठीक है, तेरे को मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन पता नहीं वो तेरे साथ गलत कर देंगे, वो तेरे को चला जाएंगे, है ना, तू बहुत भोली है, तो ये वो। अरे यार तू भोली है, तू ये तो देख कि वो घर पे अकेली है, तभी तो बाहर जाने का कह रही है। घर पे सब बहुत सारी महिलाएं इस समय अकेली हैं, उनके बच्चे हैं लेकिन वो उनसे बोल नहीं पाती, क्योंकि जैसी बोलती हैं पति को ये लगता है तुम अपने वश में कर रही हो, इनको अपनी साइड कर देती हो, सिखा रही हो एक्चुअली। तो महिलाएं सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल में तब जाती हैं जब उन्हें इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सेक्सुअल नीड से भी ऊपर है, फाइनेंशियल नीड से भी ऊपर है। ठीक है, वो कुछ नहीं चाह रही, वो तुमसे ये नहीं बोलती सारा दिन मेरे पास बैठा रहे, मुझे निहारता रहे, है ना। और जरूरी है भी उसके लिए, इतने गाने क्यों बने हैं तारीफों के, क्योंकि उसे वो चाहिए, तो वही चाहिए, क्यों नहीं करते। बिल्कुल, कितने गाने बन गए, तेरे बाल, तेरा ये, तेरा वो, तेरा ये। जब तुम्हें पता ही है तारीफ करनी है तो करके खत्म करो ना, कर दो। उसके लिए क्या ईगो रखना। लेकिन एक चीज है इसमें, ये बात सही कही आपने। हाँ। ये भी होता है कि रोज कैसे तारीफ कर सकते, नहीं करो ये रोज। हाँ। कैसे तारीफ करे, वो हाँ। तो गया, या फिर एक टाइम पेज होता है। मैं क्वेश्चन पूछूं ममता कि मैं रोज तेरे लिए खाना कैसे बना दूं? जी, सेम कैसे अच्छा खाना बना दूं? कभी मेरे को भी बोल दे तू खाना मत बना। पूछना पड़ता है तारीफ के लिए, सच्ची बता रही हूँ मैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, और उसमें भी ठीक तो है, फर्स्ट क्लास है, वो सिंपल वर्ड्स। और या फिर वेट लॉस हुआ है या बढ़ा है, बस। हाँ, वो भी उनको नहीं समझ में आता। वो तो पहले भी अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है। जब तुम्हें पता है that she needs that emotional connection, तो दो ना भाई। और बहुत सारी महिलाओं को वो धीरे धीरे, आपने बहुत सी फीमेल्स डाइवर्ट होती हुई देखी है, जो भाभियां नाम लिया जाता है। ये स्टार्ट ही तब होता है जब वो तारीफ करना शुरू करते हैं। महिला को लगता है यार मेरा तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ये ध्यान दे, इसने इतनी बारीकी से नोटिस किया। जिम जाती हैं, बहुत सी फीमेल्स के ऐसे केसेस भी हैं कि जिम वाले के साथ भाग गई, ये किया, बहुत से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। अरे उस जिम वाले ने ध्यान दिया होगा ना, चाहे ठीक है 50 में से 2 गलत है, ठीक है, बट क्या तुमने वो ध्यान दिया? वुमेन आर मेड टू अप्रिशिएट। मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, बट वी आर इमोशनल बीइंग्स। हमें करके अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि पूरे दिन में। ये भी मैंने एक रील बनाई थी, एक और मतलब बहुत अच्छी रील है। शादी के बाद ना आई लव यू इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए खड़ा रहे, 10 लोगों के आगे बोले, मेरे को टाइम दे, ठीक है, और मेरे को एक्सप्रेस करने। ये कर दो ना, आई लव यू नहीं भी बोलोगे चल जाए। सुन लो मेरे दिल की, मैं क्या कहना चाह रही हूँ भाई, ठीक है, ये 3 कर दो, आई लव यू नहीं भी बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये पता नहीं पुरुष क्यों नहीं समझ पाते, उनको लगता है ये सेक्स नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रही, ये बाहर चली गई है। क्या तुमने वो 3 नीड्स पूरी करी? उसने तो नहीं बोला मेरे को सोना ला के दे। हाँ, अगर तुम उससे रेगुलर सेक्स मांगोगे तो एज अ रिवेंज तुमसे फाइनेंस मांगेगी। बोलते हैं गोल्ड डिगर है, ये टैग मिलता है। क्यों? तुम उससे कुछ और मांग ही नहीं रहे, उसकी इमोशनल नीड पूरी कर ही नहीं रहे, ठीक है। शादी से पहले गोल्ड डिगिंग छोड़ो, लेकिन ये सब कर ही नहीं रहे, फिर वो क्या मांगेगी? फिर वो यही बोलेगी तू अपने भाई को प्रॉपर्टी नहीं देगा, तू अपने बच्चों के लिए रखेगा, तू अपनी माँ से बात नहीं करेगा, तू मेरे को सोना ला के देख। वो क्यों बोल रही है ये सब? उसको चाहिए थोड़ी ना, रिवेंज ले रही है वो तुमसे, क्योंकि जब उसे तुम चाहिए हो वो फिर अब गोल्ड से अपनी नीड पूरी करती है। इसलिए लेडीज शायद वो डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर शॉपिंग या खुद को, क्योंकि उनको पता है कि घर में कोई मिल नहीं रही है। हाँ, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, मेरे पास भी मतलब एक ऐसी आई थी, उन्होंने कहा कि मैम उसको फर्क ही नहीं पड़ा है कि मैंने दिन में खाना खाया है कि नहीं, मैं हंसी हूँ कि नहीं, मैं कैसे क्या मतलब एक मैं पूरा दिन कैसे काम कर रही हूँ और बस कैसे मैं निकाल रही हूँ, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर निकलूँ, मैं तैयार हो जाऊँ तो बेचैनी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में मतलब मैं उसका ट्रॉमा देख के
वो सोच रहे थे कि सच मतलब ऐसा भी होता है, और लोगों को लगता है बहुत परफेक्ट मैरिज है, हाँ। बहुत बढ़िया चल रही है। पर एक चीज मुझे और भी नहीं समझ आती ममता, लोगों को पता नहीं क्यों परफेक्ट मैरिज दिखानी, क्यों दिखानी? तुम अपनी किसेस, फोटोज, ये परफेक्ट मैरिज दिखा रहे हो, तो फिर फ्लॉज दिखाने से क्यों डर रहे हो? फ्लॉ तो है ही। ऐसी एक शादी नहीं है, एक शादी नहीं है, राम सीता, मैं और भी रिलीजियस नहीं जाती, पार्वती शिव, हर मैरिज में देयर आर फ्लॉज। एक की एनर्जी ज्यादा होगी, एक की कम होगी, दोनों कभी भी 50-50 नहीं है। तो अगर आप बाहर अपनी लड़ाइयां नहीं दिखाना चाहते, लड़ाई तो होगी, ठीक है, आप नहीं दिखाना चाहते, आप डर रहे हो, तो आप बाहर अपना प्राइवेट लाइफ और पिक्चर्स और ये सब भी मत डालो। और अगर आप ओके हो, लेट इट गो। वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को नहीं फर्क पड़ता आप उनके कब रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हो, वो जैसे हैं वो वैसे हैं, वो बोल देंगे कि यार नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा, ये मेरा है बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो ट्रॉमास डाल के नहीं बैठे, वो एंशियस नहीं हो रहे हैं। हम डालते रहते हैं, अंदर डालते रहते हैं, हमारी बॉडी वीक होती रहती है, हमें घबराहटें शुरू हो जाती हैं, हम अपने पति को जाके बोलते हैं हमें घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही, वो कहता है ले गोली ले ले। और नहीं तो कह देंगे ठीक है तेरी तो आदत है, आदत है, हाँ, तो ज्यादा सोचती है, नेगेटिव है, दिन भर तो कुछ करती नहीं है, हाँ, तो नींद कैसे आएगी? हाँ, नींद नहीं आएगी तो नेगेटिव हो रही है, तुमको तो कारण चाहिए, है ना, कलेश डालने के, ये वो, क्यों? क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे। फिर ऐसी महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल सर्विसेज ये सब लेती हैं, ठीक है। एक बहुत कॉमन सीरीज, मतलब बहुत वायरल हुई थी ये सीरीज, सम प्रोफेसर समथिंग करके, मैं आपको बताती हूँ। उसके अंदर तिलोत्तमा, उन्होंने एक रोल प्ले किया था, मेल जिगलो पे थी सीरीज, ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल रही है वो। एक पुरुष है जिसके पास फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जिगलो सर्विस ज्वाइन करता है और बहुत सी फीमेल्स को सेक्सुअली सेटिस्फाई करता है। उसके अंदर एक फीमेल है बहुत ही अमीर घर की, और ये वो उससे आके सर्विस लेती है, ठीक है। उसकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा नहीं है, बट वो अपने पति के साथ बच्चा बन के रहना चाहती है। शी वांट्स कि मैं तैयार हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिले, मैं साथ बैठूँ तो वो मुझसे सही से बात करे, और यही गैप भरने के लिए वो बाहर जाती है, ठीक है। जब पति को पता चलता है वो नेगेटिव होता है, उसे बुरा लगता है, वो उससे ये बोलता है कि अच्छा दे भी तुम आई और पैसे भी तुम दे रही हो, तो मैं तो दोनों तरफ से लुट गया, मतलब वो पैसे भी भर के आई एंड सेक्स भी दे रही है। फिर उसको समझ में आया कि इट्स अबाउट मी, फिर उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, ठीक है। ये मत सोचो कि एक्स्ट्रा मैरिटल था नहीं था, ये सोचो कि कारण क्या है, क्यों गई? इमोशनल रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं। अगर आप नहीं दोगे क्या करेगी वो? जो देगा उसके बाद जाएगी, ठीक है। सेक्सुअल रीजंस हैं, अगर आप उसे एज अ मांस का टुकड़ा ट्रीट करने लग जाओगे, और कोई ऐसा जो उससे इमोशनल बॉन्डिंग रखेगा, 6 महीने बाद एक बार सेक्स करेगा तो वो तो जाएगी ही ना। या आप सारा दिन उस पर चिल्लाते हो, उससे बात नहीं करते हो, कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेंगे। सिमिलरली विद मेन, ठीक है। आदमी बाहर, सबसे बड़ा, लोगों को लगता है सबसे बड़ा रीजन है आदमी बाहर जाता है सेक्स के लिए, नहीं, आदमी बाहर जाता है स्पेस के लिए। ये घर पे आता है चा 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 चा, उसे नहीं चाहिए। वो ऑफिस में कमरा लेके सो सकता है, ऑफिस में पंखा लगाएगा, एक आदमी रखेगा, बोले मेरे को खाना बना के दे, बढ़िया बिस्तरा लगाएगा, सो जाएगा। उसको ये चाहिए, उससे जजमेंट नहीं चाहिए। सोचो पुरुष की परवरिश कैसे हुई है, वो पैदा हुआ ना, उसको पैदा होते ये बोला जाता है तेरे को कमाना है, शादी तभी बीवी आएगी, तेरे को कमाना है, हम बुढ़े हो जाएंगे, तेरे को देखना है, पालना है, हाँ, तेरे को कमाना है, क्योंकि फिर सोसाइटी में इज्जत नहीं है, तेरा भाई ये कर गया, तेरी बहन ये कर गई, तू कब करेगा। उसको सारी जिंदगी तो देना 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 उसको सिखा रखा है कि तेरे को ये प्रूव करना है सोसाइटी को। उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके वो रो के बोल सके कि मुझे ये दिक्कत है। मेरे पास कितने मेल पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फ़ोन पे रोते रहते हैं, यही कि अब प्लीज़ मेरी बात सुन लो सही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ बेकार भी हैं, लेकिन कुछ सही में रियली बहुत परेशान होते हैं। आदमी को सिर्फ स्पेस चाहिए, वो किसी ऐसी औरत की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे जो सुंदर है, उसे वो औरत चाहिए जो उसे जज ना करे, दूसरा जो उसे सिर्फ सुने, उससे एम्पैथी दिखाए कि मैं समझ सकती हूँ तू क्या कर रहा है, एंड देन ही कैन बी फिजिकल। फिर वो पैसे लुटाने के वक्त भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे पता है ये तो मैं कमा लूंगा, ये तो कमा लूंगा, कोई बात नहीं, इस पे लगा। एंड दोनों की अगर फिजिकल लाइफ पे आए, बेडरूम लाइफ में,
तो फीमेल्स का मैं पहले पर्सपेक्टिव देखती हूँ कि फीमेल्स मैंने बहुत ऐसी देखी हैं जिनको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, उन्हें चाहिए क्या, कितने टाइम तक चाहिए, क्या है, तो उस केसेस में क्या करे लेडीज? पहले मैं ये बताती हूँ दोनों की अर्जेस कैसे हैं, ठीक है। फीमेल की सेक्सुअल अर्जेस बढ़ जाएंगी कुछ अप्रोक्सीमेटली 16 साल टू 25 ईयर्स, ठीक है, जिस समय उसमें सेक्स के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, शी वांट टू हैव सेक्स, ठीक है। उसके बाद जैसी जिम्मेदारी आ जाएगी, जैसे बच्चे हो गए या जॉब वाला पर्सपेक्टिव आ गया, तो उसकी सेक्स डिजायर बहुत कम हो जाती है, ठीक है। काफी सारे केसेस इस चीज के आप देखना, यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं कि बच्चा होने के बाद करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट होते हैं पुरुषों के, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनली खुद ही किसी स्टेट में नहीं है, फिजिकली भी नहीं है ना, बॉडी भी प्लस सारी रात जग रही है, ब्रेस्ट फीड करा रही है, बॉडी उस फ्रेम में ही नहीं है कि वो कर पाए। तो ऐसे में या तो डिजायर भी चली जाती है, हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये एक फेज है। फिर उसके हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं समवेयर 40 मेनोपॉज के बाद। ओके, ये जो बीच का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जा रहा है, ठीक है। तो 40-45 ईयर्स के बाद उसके अर्जेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो करना ही चाहती है, ठीक है। फिर पुरुष उस फेज में चले जाते हैं कि उनको ये लगता है कि अरे अब तो एज हो गई, अब क्या करना है ना, ये तो शर्म की बात है, अभी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन पुरुषों की जो सेक्सुअल ड्राइव है वो पीक करती है कुछ 20 to 40 ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद 50s प्लस 50s, या इसलिए बोलते हैं कि अपने उम्र से छोटी महिला, क्योंकि जब आपका पीक आएगा तो उसका भी पीक होगा, नहीं तो फिर वो रेस्ट कर जाएगा, ठीक है। इसलिए वो गैप बना है, ऐसा नहीं है कि मन किया, वो स्टार्ट्स देख के बनाया गया कि ये गैप होना चाहिए। अगर मैं कंपेयर करूं महिला और फीमेल के प्लेजर्स से, तो ऐसा नहीं है कि महिला का प्लेजर कम होता है या महिला ना बोल नहीं पाती, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। पुरुष बोल देते हैं कि मुझे करना है या आज ऐसे है, बट बहुत से पुरुष इमोशनल भी हैं, हम किसी को वो नहीं करते। कई ऐसे पुरुष अगर महिला ने मना कर दिया तो वो नहीं करेंगे, बिल्कुल वो वैल्यू करते। तो लेट्स नॉट, बोलते हैं ना किसी को नॉर्मलाइज नहीं करते, बट अर्जेस दोनों की बराबर है। अगर वो हैप्पी है तो अर्ज सबकी बराबर है, और अगर नहीं तो फिर पुरुष ब्लेम हो जाते हैं बेचारे कि इसको तो यही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी अगली बार से मैसेज यही है, अगर आपकी महिला सेक्स नहीं दे रही है, पहले इमोशनली सॉल्व करो, मेडिकली सॉल्व करो, और फिर ब्लेम करो। मेरे पास कितने पेशेंट्स हैं जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जो खुद आगे आके उन्होंने बोला प्लीज़ आप मेरी वाइफ से बात करो, मुझे लगता है मैं ना बहुत जगह काम धंधा और ये सब करने के चक्कर में इसको इग्नोर कर गया, आप प्लीज़ इसको बोलो कि मैं सब करूँगा, और क्या इसकी नीड्स है मैं उसको कैटर करना चाहता हूँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए और अब मेरी प्रायोरिटी ये है। वो फेज आए ना तो प्लीज़ उसको हेल्प। क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए अगर आप मतलब इंटीमेट हो रहे हैं, तो मेल्स को क्या पॉइंट ध्यान रखने चाहिए ड्यूरिंग इंटीमेसी, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए जिससे वो सेटिस्फाई हो? तो अगर आप चाहते हैं कि महिला सेटिस्फाई हो और प्लेजर बढ़े, तो ये बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज अलग कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो बिफोर मैरिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पैशन, ठीक है। आप कितना पैशनेटली करना चाहते हो और कितना आप उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, ठीक है। अगर महिला को लगेगा कि फुल टू मेरी बॉडी में है, इन्वॉल्व हो रहा है, एफर्ट ले रहा है, ठीक है, तो वो महिला सेटिस्फाई होएगी ही होएगी, ठीक है, क्योंकि उसको आपके मेंटल एक्सप्रेशन एक्साइट कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं खुद भी रिलीज नहीं होती, लेकिन जब अपने मेल पार्टनर के एक्सप्रेशन देखती है कि वो हो गया, तो वो बोलती ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपके एक्सप्रेशन मायने रखते हैं। अगर आप उसे पैशन दिखाते हो आपकी बॉडी के साथ प्ले, उसे लगता है कि ये मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए क्रेव करता है, मुझे प्यार कर रहा है, क्रेव कर रहा है, मेरी बॉडी चाह रहा है, तो अल्टीमेटली उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन है। शादी के बाद सेटिस्फेक्शन मैटर करती है, मेरी इज्जत और रिस्पेक्ट कितनी कर रहा है, मेरी वैल्यू कितनी करता है, और अगर आप वो वैल्यू दे पा रहे हो तो वो काम करेगा। ये हो गया इमोशनल पर्सपेक्टिव में। अब हम बात करते हैं फिजिकल पर्सपेक्टिव की। शादी से पहले फिजिकल पर्सपेक्टिव है, आपका स्टैमिना कितना है, आप परफॉर्म कितना अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, आपने उसको कितना सेफ रखा है कि आप कहीं भी कर रहे हो या आप अच्छी जगह से माहौल बना के कर रहे हो, फिर आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आप उसकी सेफ्टी इन द सेंस की कंसीव ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तो शी इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, वो बार बार करना चाहेगी और आपको वैल्यू करेगी, ठीक है। शादी के बाद अगर हम बोलें कि महिला को सेटिस्फाई करना है, फिर आपको एफर्ट बढ़ाने हैं, स्टेमिना से ज्यादा आपको दूसरे एफर्ट बढ़ाने हैं, जैसे
सबसे पहले बहुत सारी बातें, फिर बहुत सारा फोर प्ले भी सीखना है। लोगों को लगता है ये अपने आप आता है, अपने आप नहीं आता। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं आती है, ठीक है। कुकिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, साइकिलिंग, सब सीखना पड़ता है। Yes. ये चीज तुम्हें कोई ऑटोमेटेड थोड़ी ना दे रखी है कि आ जाएगी, ठीक है। सीखो हाउ टू डू गुड फोर प्ले, ठीक है। मैंने स्पेशली बुक्स लिखी हुई हैं इस पे, ठीक है। मैंने नहीं लिखी, ऐसा नहीं, मैंने अपनी नॉलेज डाली है। ऑलरेडी कामा सूत्रस में, आनंद रंग में है, बस मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है, यस, ठीक है। तो ऑलरेडी बुक्स हैं, उसे पढ़ो, उसे सीखो और अपने पार्टनर के साथ पढ़ो, है ना, कि देखो ये पसंद है, क्योंकि एवरीथिंग इज कंसेंट। जो मुझे पसंद है आपको नहीं पसंद हो सकता, मुझे जो चॉकलेट पसंद है आपको नहीं होएगी, तो हमारे सबके प्लेजर्स अलग है। तो आप सीखो, बात करो। एक अच्छा सेक्स वही है जिसमें दोनों ना एक्सप्लोर करें, ऑटोमेटेड ना चले, ठीक है। कि अच्छा अब ये वाली पोजीशन यूज करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। द मोर टॉकेटिव एंड कंसेंटिव द सेक्स वुड बी, द मोर प्लेजरेबल इट। सिर्फ खोला, कपड़े उतारे, घुसाया, निकाला इज नॉट सेक्स फॉर वुमेन, इट इज मत करो प्लीज। और अगर आपकी आज भी सोच सिर्फ ये है तो आई थिंक आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है अपनी सोच पे, ठीक है। एक और मैं चेतावनी देना चाहूंगी, क्योंकि हम पुरुषों को बहुत ऐसे बोल देते हैं कि उनको चाहिए। ऐसा सेक्स भी अपने पति को मत दो जिसमें आप डेड बॉडी की तरह लेटी हो। आपको कुछ चाहिए आप बोलो ना। बोलते हैं सेक्स के दौरान पति से साइन भी करा लो तो कर देता है। पता नहीं है, हमारे ने वाले ने तो नहीं किया। नहीं, पर ये मैंने सुना है। हाँ, उस टाइम पे जो मांगोगे मिल जाएगा, मिलता भी होगा पता नहीं, लेकिन जब तुम्हें पता है कि ये चीज उसे चाहिए तो बोलो फिर, ठीक है। ये ट्रॉमा है एक ऐसा सेक्स अपने पति को देना जिसके अंदर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। वो नहीं एंजॉय करेगा, उसके लिए वो भारीपन है, वो फिर बाहर जाएगा। बिल्कुल। ये भी है कि पुरुषों में महिलाओं के कंपैरेटिवली ज्यादा ड्राइव्स हैं क्योंकि एज गैप्स हैं, है ना। तो प्लीज थोड़ा एक्टिव हो। सेक्स सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, दोनों की है, दोनों की है। तो आप भी सीखो कि क्या नए जब आपको पता है ये चीज आपके पति को अच्छी लगती है, आपको पता है आपके पति को ये खाना अच्छा लगता है, आप सीखती हो ना कि अच्छा यार बाहर से मंगवाते हैं, ये करते हैं, व्हाटएवर, है ना। जो आपको पता है दिस इज समथिंग योर हस्बैंड लाइक, है ना, तो एफर्ट लो। बिल्कुल। अब बुरी नहीं हो जाओगी क्योंकि ये आप अपने पति के लिए कर रही हो। और पोजीशंस देखो, साथ में बात करो, एक सेक्स एक्सपर्ट से बात करो कि मैं ये करना चाहती हूँ और इससे अच्छा कैसे कर सकते हैं, सीखो और इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो आके करेगा, नहीं करेगा तो भी उसको कुत्ता है, करेगा तो कुत्ता है। क्यों, वाई, आई डोंट नो वाई, मतलब क्यों। एक तो एक ये भी है कि लेडीज का होता है कि मैं पहल कैसे कर सकती हूँ, मैं पहले कैसे कहूँ कि मुझे करना है। शुरू में हो सकता है पहल नहीं कर सकते हो, लव मैरिज में कर सकते हो और शिप्स में कर सकते हो, लेकिन शादी में नहीं कर सकते हो शुरू में। लेकिन जब वो आपसे पूछ रहा है, कंसेंट ले रहा है, बात कर रहा है, तो बोलो ना फिर। ये महिलाओं में प्रॉब्लम भी यही है ना, बीइंग अ फीमेल मैं भी बोलती हूँ, जब पूछा जाता है तब कहते हैं मेरी आंखें पढ़ ले, है ना। और जब एक्चुअली वो बोलता है कि मेरे से गलती क्या हो, तो बोले तुम्हें समझ में नहीं आता, तो मुंह से बोल ना तेरे को क्या चाहिए। पुरुष यही तो कहते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तेरे को जो चाहिए बोल दे। बिल्कुल, है ना। मेरी एनिवर्सरी है, तुमने एफर्ट नहीं लिया, अरे तू बोल दे मेरे को ये चाहिए, सिंपल सी बात है। उनसे वो कॉम्प्लेक्स नहीं घूमा जाता जी। हम उन्हें बता सकते हैं कि महिलाओं को समझो, बट एग्जैक्टली कैसे समझना उसे आता नहीं है, उसे सिखाया भी नहीं गया है, ठीक है। बचपन से उसको वो किया गया है, प्रैक्टिकल है वो। तो तुम्हें जो चाहिए बोलो, विद द टाइम तुम उसे बदल सकते हो, बट तब तो बिल्कुल कुछ कहना नहीं। तब ये सोचना कि इस आदमी ने मेरा स्टैंड लिया, तो बोलना कि मैं चाहती हूँ तू अभी जा और अपनी मम्मी से ये बात बोल। वो नहीं बोले तो वो कल्प्रिट है, बिल्कुल। उसे पता ही नहीं तुम सोच क्या रही हो। कितने सारे मेल्स मेरे पास आते हैं, आज भी मुझसे कलेश करते हैं, 50 साल पहले की बात करेंगी, तब तुमने ये नहीं किया, तब वो कहते मुझे याद ही नहीं है ये तब कहाँ था। प्रेजेंट में कुछ नहीं है, पास्ट की बातें कि तब मेरा बेबी हुआ था, तुमने मेरा ध्यान नहीं, तो बोल दे, ठीक है। बोल के तुम एक बार बुरे जरूर बन जाओगे, लेकिन देन योर हस्बैंड वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तब आप उसे ब्लेम करोगे तो समझ में तो आएगा तूने नहीं किया था। इससे उसका तो कभी कुछ नहीं गया, तुम्हारा जाता है। तुम अंदर घुलते हो, परेशान, जितनी नेगेटिविटी कैरी करोगे, कौन प्रॉब्लम में है। मैंने कोई बात समेट दी कि मैं ममता से मिलने गई थी यार, चाय नहीं पूछी उससे, ममता का क्या गया, वो तो गई। परेशान कौन हो रहा है, मैं। मेरे को लगा यार मेरी वैल्यू नहीं की, मैं अब बात नहीं करूंगी, ये तो गलत बात है। मैंने बोल दिया यार मुझे ये चाहिए, नहीं दे तो बात अलग है, बिल्कुल।
तो मैं ब्लेम तो कर सकती हूँ यार, सही नहीं है यार, है ना। तो बोलो, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग। वो सुने ना सुने, बोलो और सुनो। मतलब मेल्स को भी मैं बोलूंगी, लिसन। एक और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैरिज इज नॉट अबाउट एडवाइसेस। मम्मी पापा ने बड़ी एडवाइस दी हमें, ये करना है। पार्टनर से मुझे एडवाइस नहीं चाहिए, पार्टनर से मुझे सिर्फ सुनना चाहिए। बिल्कुल, है ना। मेरे मतलब ऑफिस में मेरी किसी से लड़ाई हो गई है ना, और मैंने पति को आके बोला यार बहुत गंदी है वो, उसने मेरे साथ ऐसे किया, ये बोला, है ना। और वो सुन नहीं रहा, वो मेरे को बोला हाँ ठीक है ना, तू नहीं कुछ किया होगा, तू है ही इतनी नेगेटिव, हो गई ना तेरी लड़ाई अब तेरी। तो अगली बार वो बोलेंगी नहीं बोल नहीं। उससे पता है कि उसने गुस्से में बोल दिया, उसने बोल दिया, कल हो सकता है वो फ्रेंड भी बन जाए उसके वापस। डोंट गिव एडवाइस, डोंट जज हर। उसे भी पता है क्या करना, सिर्फ सुनो। क्या अडल्ट मूवीज रिलेशन पे फर्क डालती हैं? फर्क पड़ता है, उनसे इफेक्ट होता है? हाँ, 2 तरीके से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी होती है ना, बिल्कुल किया जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा एडल्ट मूवीज देखते हो और एडल्ट मूवीज के जैसी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रखते हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Yes. अभी मैं आपको रिसेंट केस बताती हूँ। ये मैंने, मेरे ख्याल से कल रात को ही ये मैंने क्लाइंट देखा है। हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो अलग रहते हैं, अलग अलग एजुकेशन के चक्कर में। हस्बैंड काफी पॉर्न देखता रहा है, क्योंकि अलग रहता है तो ही हैज टू मास्टरबेट। शादी हुई है लेकिन अलग रहते हैं। अब उससे तब तक इरेक्शन नहीं आता है जब तक वो पॉर्न नहीं चलाता है, और उसे सेक्स करने के लिए भी पॉर्न चलानी पड़ती है, नहीं तो उसे इरेक्शन ही नहीं आता है। ये क्या है? साइड इफेक्ट है ना एडिक्शन का, ठीक है। हाँ, अगर आप साथ मिलके देखते हो और रियलिस्टिक देखते हो, ठीक है, कि हमें समझ में आ रहा है ये ऐसे होता है, या सिर्फ एजुकेशन के लिए, कुछ एजुकेशन तो मिलेगी, है ना, तो थोड़ा बहुत एजुकेशन के लिए देखते हो या स्पाइस करने के लिए देखते हो, है ना, कि आप दोनों को अच्छा लग रहा है, डू इट। अगर सिर्फ एक पार्टनर एक्सेसिव पॉर्न देखता है तो ये मैरिज खराब ही करेगा, ठीक है। दोनों साथ मिलके देख रहे हो, ठीक है, कभी कभी देख रहे हो तो इट्स ओके, बट अगर एक पार्टनर हद से ज्यादा देखता है तो वो कलेश ही। तो जैसे एडल्ट मूवीज देखने के बाद जैसे मेल्स होते हैं, उनकी डिजायर होती है कि ऐसे करो या ऑरल सेक्स करो, ये करो, तो ये कितना, क्या लेडीज जो फीमेल्स है वो कंफर्टेबल होती है इसमें? नहीं, महिलाएं ओरल्स के लिए बहुत जल्दी एग्री नहीं करती, क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, ठीक है। प्लस किसी का प्राइवेट पार्ट चाहे कुछ भी है, मेल्स के लिए ब्रेस्ट सक करना उतना ही ऑकवर्ड है जितना फीमेल्स के लिए ओरल्स करना, है ना। प्लस ऐसे भी मेल्स हैं जो अपने हाइजीन पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मोरोवर वो ओरल्स लेने के लिए कंसेंट भी नहीं लेते, है ना। मेन कंसर्न तो वही होता होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, कंसेंट भी नहीं लेते, बस खोला और उसको लगता है कि फीमेल का हेड नीचे जाए और मैं पूछूं ही ना और पता भी ना करूं। तो बहुत सी महिलाओं के लिए ये बहुत ज्यादा अपमानजनक भी हो सकता है, फिल्थी या बोलते हैं ना ऑकवर्ड भी हो सकता है, यक्की फीलिंग वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे से खुद भी देने, देखो आप ओरल्स तब मांगो जब आप भी दे सकते हो, दोनों कर सकते हो। हाँ, आप नहीं कर सकते और आप उससे रिसीव करना चाहो बिना उसकी मर्जी के, तो ये गलत है, ठीक है। वैसे तो देखो, ओरल सेक्स इज नॉट टाइप ऑफ सेक्स, ठीक है, इवन एनल, ओरल आर नॉट टाइप ऑफ सेक्सेस, ठीक है। लेकिन अगर आप करते हो तो आप देने के लायक भी बनो और फिर अपना हाइजीन भी उतना रखो कि आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल ना लगे, ठीक है। फीमेल एजुकेटेड नहीं है, वो पॉर्न ज्यादा नहीं देखती हैं, तो उनके लिए बहुत ही अलग होता है। अगर आप जितना प्यार से, कंफर्टेबलनेस से और खुद भी देते हुए अच्छा फोर प्ले करते हुए करोगे, तो मे बी विद द टाइम शील गेट इट। परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है मेल्स पे? बहुत होता है, इवन फीमेल्स पे भी बहुत होता है। अगर फीमेल बहुत जल्दी सेक्स एंजॉय करने लगे या बिल्कुल ही अपनी बॉडी ना खोले, तो मेल्स परसेप्शन बनाते हैं, ठीक है। तो उन पे भी प्रेशर होता है कि मुझे थकना नहीं है, मुझे मना नहीं करना है, मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय भी नहीं करना है। तो वो बहुत बार ना एक फ्रेम में होती है कि भाई इससे ज्यादा और इससे पहले मैं नहीं करूंगी, है ना। मेल्स पे भी बहुत होता है कि मेरा इरेक्शन ना चला जाए, कहीं ऐसा ना उसको सेटिस्फेक्शन ना आए और मैं करता जाऊं, ठीक है, या उसको फीलिंग ही ना आए। और आजकल तो फीमेल्स बहुत ओपन है, वो तो बोल ही देती हैं कि तेरे को डॉक्टर की जरूरत है तो जा। गर्लफ्रेंड्स तक बोल देती है कि भाई अब तू, तेरे को करने की जरूरत है आजकल के एरा में। तो अगर ऐसे कोई इंडिकेशंस पार्टनर दे रहा है तो उसको अपनी ईगो पे ना लें। अगर आपका पार्टनर बोल रहा है हेल्प की जरूरत है तो हेल्प ले लो ना। अगर आपका मेल पार्टनर आपको बोल रहा है कि यार मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कंसल्ट तो करो, हो सकता है देयर इज अ प्रॉब्लम, हो सकता है आपकी बॉडी बहुत रिजिड हो रही हो या वेटनेस नहीं आ रही है, बहुत वेटनेस आ रही है,
कुछ तो है, तो बेटर ये है कि ऐसे कोई कंसर्न्स दिए जाएं तो उन पे शेयर करो, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो। क्या पीरियड्स में सेक्स करना चाहिए? हाँ, अगर आप, वैसे तो साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि पीरियड्स के दौरान फीमेल को क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। सेक्स बेसिकली हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, तो आपको फीलिंग या बॉन्ड की फीलिंग आता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप पीरियड्स में सेक्स कर रहे हो कंसेंट के साथ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हर बार करोगे, हर पीरियड्स में करोगे तो वो बॉडी को हार्म कर सकता है। एंड क्या इसमें प्रिकॉशन लेके करना चाहिए? बिल्कुल, आपको नीचे एक बेडशीट बिछानी है, क्योंकि पीरियड सेक्स वुड बी मेसिएस्ट सेक्स, ओके, तो नीचे एक प्रॉपर बेडशीट बिछानी चाहिए। यू शुड पुट ऑन अ कॉन्डम, ठीक है। फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपरली वॉश करके ही सेक्स में इन्वॉल्व हो, और जैसे ही आपको लगे कि ब्लॉकेज या पेन शुरू हो रहा है, यू हैव टू स्टॉप। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। एंड मेनोपॉज जब होता है एक लेडी का स्टार्ट, तो उस टाइम पे उसके ऑब्वियसली अलग डिजायर्स होती हैं, तो क्या फिजिकल रिलेशन बनाने में भी उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पार्टनर ऐसे करे या इतना ध्यान रखे, या कब रिलेशन नहीं बनाना है? मेनोपॉज के बाद फीमेल की सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, ये साइंस कहती है कि वंस शी अचीव्स मेनोपॉज उसकी बॉडी खुलने लगती है, ठीक है, तो वो फ्री फील करती है, तो कंट्रासेप्शन के चांसेस नहीं रहते, ठीक है, तो आप कितना भी करो इट डजंट लेड टू बेबी, ठीक है, तो आपके बॉडी के हार्मोन्स ना बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जिन्होंने कभी अपनी शादी के लिए स्टैंड नहीं लिया, वो 50-55 में बोलती है मुझे डाइवोर्स दे दे, है ना, या वो तैयार होके बंठन के, ये वाली फीलिंग उनको उस एज में आती है जब वो रिलैक्स क्योंकि नहीं बॉडी भी रिलैक्स करती है, ठीक है, उन्हें अच्छा फील आता है। अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आपने फीमेल को 50-55 के बाद लेते हुए देखा है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी एक अलग लेवल ऑफ प्रोसेस पे होती है। ऐसे में सेक्स डिजायर्स बढ़ती हैं और पुरुषों को यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आपने अभी तक नहीं किया है या जैसे वो डिमांड कर, तब वो बोलती भी हैं, ठीक है, तो जैसे वो डिमांड कर रही हैं वैसे उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक्सटेंसिव मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे हम डिस्क का कोई प्रॉब्लम कह सकते हैं, वर्टिब्रे इश्यूज हैं, नर्व्स के कोई इश्यूज हैं, शुगर है, थायराइड है, या बोलते हैं लिवर किडनी के कोई प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन लेवल या ब्लड डेफिशिएंसीज हैं, ऐसी कंडीशंस में फीमेल की डिजायर्स कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। एंड एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है कि मेल्स के लिए भी है? नहीं, मेल के लिए कॉन्ट्रासेप्शंस नहीं है, ओके, ठीक है, फीमेल्स के लिए ही हैं, क्योंकि मेल के हार्मोन्स का सिंपल सा फंडा है, ठीक है, मेल के पास सिर्फ एक ही तरीका है विच इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं नसबंदी करा लेना, ठीक है, या हम इंग्लिश में वेसेक्टमी कहेंगे, ठीक है, उसके अंदर बस वो नर्व कट होगी, टाई होगी, हार्मोन प्रोडक्शन होता रहेगा लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, मतलब स्पर्म नहीं आएगा, बाकी सब सेम है, ठीक है, स्पर्म निकलेगा नहीं, बनेगा नहीं, धीरे धीरे उसकी सप्लाई नहीं होगी तो वो बनना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। फीमेल की बॉडी में कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए है क्योंकि फीमेल की बॉडी में मल्टीपल हार्मोन्स हैं, ठीक है, प्लस बच्चे ने वहां रहना है, मेल की बॉडी की कॉन्ट्रासेप्शन करके कोई फायदा नहीं है, तो बच्चे ने वहीं बनना है, तो जैसी बच्चा बना और
इन्वॉल्व हुआ वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो शुरू के सेल्स ही तोड़ देते हैं। इसलिए फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन ज़्यादा है, मेल के लिए सिर्फ कॉन्डम्स है या फिर वो नसबंदी करा। एंड ये जो जैसे आईपीएल वगैरह होती है कि लाइक विद इन 42 आवर्स और 72 आवर्स आपको ये लेना है, इसके साइड इफेक्ट? अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, जैसे आप हर बार मिल रहे हो और हर बार आईपीएल खरीद लेते हो, है ना, कि महीने में एक बार मिले आईपीएल खरीद ली। मैंने एक्चुअली देखा है लोगों को, जैसे ही वो ओयो बुक करते हैं या कहीं रूम बुक करते हैं, एक वैगरा लेते हैं, एक आईपीएल लेते हैं, ये सेल्स है, ठीक है, एक कॉन्डम लेंगे बस, ठीक है, और पता है कि कॉन्डम यूज किया नहीं किया, बाद में आईपीएल खिला दो। अगर आप रेगुलरली आईपीएल लेते हो तो फीमेल फर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप हार्मोन को बार बार ये बोल रहे हो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो बॉडी उसकी प्रोडक्शन बहुत कम कर देती है और बाद में यही लोग फिर बच्चा होने के लिए परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। आपने वो मूवी देखी थी ना जिसके अंदर आयुष्मान खुराना स्पर्म डोनेशन, है ना, विकी डोनर। तो विकी डोनर में जब हम एक्सेसिवली डोनेट करेंगे एंड में उसको खुद के बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, है ना, तभी तो यामी को पता चला था कि भाई ही इज बीइंग अ डोनर, है ना। वो क्यों? क्योंकि जब आप अपने हार्मोन्स के साथ प्ले करने लग जाओगे, है ना, तो फिर वो अल्टीमेटली आपका साथ छोड़ेंगे। कोई ऐसी टिप्स जो आप मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को देना चाहोगे? अगर मैं, क्योंकि हमने एक एक्सपेक्ट पे बात नहीं की, जो मैं अभी यहाँ बोलती हूँ वो है नोइंग योर बॉडी, ठीक है। जब आप 16, 17, 18 में हो तो खुद की सेक्सुअल ड्राइव्स पहचानो, ये पता करो, मास्टरबेशन एक तरीका है, पता करो मुझे कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ अच्छा नहीं लगता है, सेक्स होता क्या, एडुकेशन लो। पॉर्न 100% राइट नहीं है, आपके फ्रेंड्स 100% राइट नहीं है, आपके पेरेंट्स 100% राइट नहीं हो सकते, और हो सकता वो बोले ना, बट एडुकेशन लो, ट्रस्ट मत करो, लो, ठीक है। देखो कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि जिन्हें नहीं पता होगा ना वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, ठीक है, उन्हें उनका पार्टनर, लोग, बॉयफ्रेंड्स एक्सप्लॉइट करते हैं। अपने हाइजीन का ध्यान रखो, बिकॉज जेनिटल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, ठीक है। अच्छे से वॉश करो, हेयर प्रॉपर्ली शेव ऑफ करो, निकालने की ज़रूरत नहीं है पर शेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ आप अपने वजाना या उसके आसपास यूज़ कर रहे हो उसका ध्यान रखो। आपको पैड्स अच्छे लगते हैं, पैड्स यूज़ करो, बट हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अपने हेल्थ के लिए जितने पैसे बचाओगे वो हेल्थ आपसे उतना ले लेगी, ठीक है। इसलिए डोंट यूज चीप प्रोडक्ट्स, वट एवर बींग मार्केटेड, सेंटेड है, खुशबू आएगा, ये आएगा, नहीं चाहिए खुशबू, ठीक है। हेल्थ प्रायोरिटाइज होना चाहिए। अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से शादी से पहले भी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्सुअल कंसल्टेंट से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। आजकल तो ऑनलाइन बिना आपकी डिटेल्स के भी सारी कंसल्टेशंस मिल रही हैं, तो वहाँ पे स्विच करो। योर हाइजीन टुडे and your health concerns today will make you a good mom later. अच्छा खाना खाओ। आज जो लड़के आज अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेंगे वो एक अच्छे फादर बन सकते हैं, एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। तो जब आप अपनी हेल्थ के हर, इवन अपने फाइनेंसिस के भी तो पैमाने चेक करते हो ना, मैं आज कितना कमाऊंगा, कितना जोड़ूंगा, ऐसी अब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सेशंस होते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, क्या खाना है, डाइट का क्या ध्यान रखना है, स्किन की केयर जैसे आप कर रहे हो वैसे ही अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की केयर बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये जो पॉडकास्ट था आई थिंक बहुत अलग था, बहुत अलग टॉपिक मैंने चूज़ किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट में ज़रूर बताना। एंड कोई आपका कोई क्वेश्चन है, जो भी है, अगर आप मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगे, सारे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।